नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज नेशनल यूथ डे भी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी यूथ हैं, इसलिए आप ही का दिन है आज का। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान उत्सव जो है वो मनाया गया है। सोमनाथ टेम्पल के पास वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी ने भी भाषण दिया था। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो नागर शैली को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़ को देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट से मनाया गया है, क्या क्या यहाँ से आउटकम निकले हैं, क्यों मनाया जा रहा है, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसको ज़रा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। नागर शैली के बारे में समझेंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कई बार उससे सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम एग्जाम में कि कहाँ पर कौन सा मौजूद है। इसके अलावा नाटो और ग्रीनलैंड का इशू भी देखेंगे कि ग्रीनलैंड अगर ट्रंप हड़प लेते हैं तो उससे नाटो पर क्या प्रभाव पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और एक और टॉपिक है, वो है कौन सा, तो वो है 3 कृषि योजनाओं को मर्ज किया जा रहा है। फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी योजनाएँ हैं वो और क्या क्या उसके प्रावधान हैं, क्यों मर्ज किया जा रहा है। हेडलाइन देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन एक तो सोमनाथ टेम्पल को बनाया, दूसरा जो इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन बनाया वो है ईरान में 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, प्रोटेस्टर्स की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने गोली मार दी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। जो अगला कदम हो सकता है, मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था, जब अमेरिका के पास वेनेजुएला आ जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि खाड़ी देशों को थोड़ा सा डिस्टेबल किया जाए। अनस्टेबल जब ये क्षेत्र पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से इस क्षेत्र में तेल को लेकर के कीमतें उठापटक हो सकती है। तो अब अगला जो कदम है वो यही है कि अगर इस सप्ताह में ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ तो यूएस स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर में, बॉम्बिंग की जा सकती है, बहुत ही भीषण स्तर की बॉम्बिंग की जा सकती है। सारे जो कतर में यूएस का बेस है, बहुत बड़ा बेस है, पूरे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, इन सबको अगर जोड़ दे तो सबसे बड़ा बेस जो है वो कतर में ही मौजूद है। तो उस बेस से अटैक किया जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है पूरी। तो इसको भी ज़रा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए आज का पहला इशू है ग्रीनलैंड का, जिसके बारे में आपको पता होगा, ये डेनमार्क का है। डेनमार्क के बारे में ज्योग्राफी को देखेंगे हम लोग। ग्रीनलैंड को लेकर के यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सीरियसली कहा है इस चीज़ को। उन्होंने बार बार यूरोप को ये चीज़ स्पष्ट किया है कि हम सीरियसली कह रहे हैं आपसे कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ग्रीनलैंड लेंगे और जिस तरह से होगा उस तरह से लेंगे। अगर डिप्लोमेसी के जरिए हो जाता है तो वो सही रहेगा, नहीं तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसके ज़रिए हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड में एक अमेरिका का बेस ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल तक ग्रीनलैंड पर भी यूएस कब्जा कर ही लेगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त एरिया है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त एरिया है। तो डेनमार्क की मैपिंग हम लोग करेंगे आज। उसके साथ में ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का, चूँकि है डेनमार्क और यूएस नाटो के मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसको कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन है नाटो जिसको कहा जाता है, इस नाटो के दोनों मेंबर हैं। नाटो का डेनमार्क संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब उसको स्थापित किया गया था उस समय से वह मेंबर बना हुआ है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है नाटो पर, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। हालांकि मेंस से पहले क्या होगा वो भी हम कैसे कह सकते हैं, क्या पता उससे पहले हड़प ही ले, फिर भी ये सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। और नाटो अगर कमज़ोर होता है, सबसे ज़्यादा कौन से देश खुश होंगे, एक है चीन और दूसरा रूस जो है वो काफ़ी खुश होगा, क्योंकि नाटो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर दावा किया जा रहा है बार बार, और इसके कारण से तनाव उत्पन्न हो रहा है यूरोपीय देशों में और किसके बीच में, तो अमेरिका के बीच में, जो कभी भी जल्दी तनाव उत्पन्न नहीं हुए थे। यूरोप और अमेरिका हमेशा ही साथ हर जगह पर ये होते हैं। स्ट्रेटजिक रूप से उनकी जो लाइन होती है, उनका जो बोलने का लहजा होता है, उनका जो एक्शन का लहजा होता है, वो सब समान होता है। इसलिए वेस्ट और अमेरिका को हम लोग अलग करके नहीं देखते थे, यूरोप और अमेरिका को अलग करके नहीं देखते थे हम लोग, इसी कारण से, क्योंकि उनका सब जगहों पर समान रूप से वो पार्टिसिपेट करते आए हैं। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी दरार उत्पन्न हो रही है जहाँ यूरोप का ही इलाका है, ग्रीनलैंड यूरोप के एक देश का ही है, उसको वो हड़पने का प्रयास कर रहे और हड़प भी लेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति पहले से ही नाटो में फूट डाल रही है। ग्रीनलैंड मुद्दा यूरोपीय सदस्यों जैसे जर्मनी, फ्रांस को अलग कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के एक तरफा कदमों को साम्राज्यवादी मानते हैं।
जैसे जर्मनी और फ्रांस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कठोर शब्दों में जिसने आलोचना की वो है जर्मनी। जर्मनी ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, ये साम्राज्यवादी सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद से उन्होंने ये भी कॉल किया है कि भारत और भी देश जो हैं, जो अमेरिका की नीतियों से आजकल परेशान चल रहे हैं, उन सभी को एक गुट बनाना चाहिए। कई सारे एक्सपर्ट भी ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर अमेरिका का यही रुख रहा तो इसके कारण से ऐसी संस्थाएं उत्पन्न होंगी जो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ काम करेंगी, और उनका मकसद ही होगा कि अमेरिका की नीतियों से सताए हुए देशों को एकजुट करना, क्योंकि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी कहीं न कहीं टैरिफ की धमकी के बाद नुकसान ही पहुंचा था। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया इन्होंने। इसका यह स्वायत्त एरिया है। स्वायत्त का मतलब वहाँ पर डेनमार्क जो है डायरेक्टली शासन व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि इनडायरेक्टली वहाँ पर उसकी शासन व्यवस्था स्थापित है। ग्रीनलैंड में अपने वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो स्वायत्त क्षेत्र है, वो कोई देश नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का एक्सटेंडेड एरिया टाइप आप कह सकते हैं, वही है वो स्वायत्त एरिया है जिस पर डेनमार्क का आधिपत्य स्थापित है, लेकिन शासन सत्ता ग्रीनलैंड के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो यही वो डेनमार्क से कह रहे हैं, आपने जो इसे अपना स्वायत्त एरिया बना रखा है, हमें दे दीजिए, हम इसे अपना स्वायत्त एरिया बना लेंगे। ग्रीनलैंड के लोगों के जीवन पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वो डेनमार्क की जगह पर यूएस का झंडा वहाँ पर स्थापित हो जाएगा। देखने में जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, जिससे अन्य स्कैंडिनेविया के जो देश है जैसे नॉर्वे, स्वीडन भी असहज हैं, क्योंकि ये सब भी नाटो के मेंबर थे, हैं मतलब। और नाटो अगर कमज़ोर होता है तो इन सभी की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। अगर रूस ने स्वीडन पर अटैक नहीं किया या फिर डेनमार्क पर अटैक नहीं किया, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये कहीं ना कहीं नाटो के मेंबर थे। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, वो मेंबर बनने जा रहा था, जिसके कारण से रूस ने अटैक किया था। उसमें से एक कारण ये भी था कि वो चाह रहा था कि हम नाटो के मेंबर भी बन जाएं। इन देशों पर अगर नाटो की छत्र छाया ख़त्म हो जाती है, या नाटो से यूएस अलग हो जाता है, या नाटो किसी प्रकार से कमज़ोर हो जाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा? रूस को मिलेगा। और ये जो देश हैं ये सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रूस इन्हें भी इन्वेड कर सकता है, इन पर भी अटैक कर सकता है कोई भी आरोप लगा करके। तो ये एक चुनौती बहुत बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि पूरा जो वेस्ट यूरोप का इलाका है और नॉर्थ यूरोप का इलाका है, जो अति विकसित क्षेत्र हैं, वो सुरक्षित नहीं रह जाएंगे नाटो से बाहर जाने के कारण से। तो ये एक चुनौती उत्पन्न हो सकती है। आर्कटिक के सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ग्रीनलैंड ये आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे ही स्थित है। ये आर्कटिक सर्कल है, अगर हम लोग पृथ्वी बनाएं तो ये आर्कटिक सर्कल ये है, और यहाँ पर ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड का लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक है। ग्रीनलैंड पर कब्जा, यानी कि पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अमेरिका का ही कब्जा होगा। वैसे भी उसी का है, वैसे भी सबसे बड़ी सुपर पावर तो वही है उस क्षेत्र का क्या, पूरे पृथ्वी का ही। लेकिन फिर भी उन्हें यह चाहिए। मुख्य जो कारण है वो रिसोर्स को बताया जा रहा है बंधुओं। रिसोर्स उनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। खनिज संसाधन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, जो मुख्य रूप से इंडस्ट्री में काम आएंगे। लेकिन ग्रीनलैंड में कहीं ना कहीं चीन और रूस के इन्फ्लुएंस बढ़े हैं, ये भी हमें अमेरिका नहीं बताया है। अमेरिका का भी तो इन्फ्लुएंस बढ़ा है, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस अच्छा और रूस और चीन का इन्फ्लुएंस खराब कैसे हो सकता है? तो हमारी सोच को इस प्रकार से सेव कर दिया गया है, रूस एंड चीन अर्थात डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका अर्थात डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसी डेमोक्रेसी का क्या करना जो दूसरे देशों के सॉवरेनिटी को वायलेट करे हमेशा। ग्रीनलैंड आर्कटिक में रणनीतिक स्थिति पर है। यह रूस और चीन के प्रभाव यहाँ पर बढ़े हैं। अमेरिका का कब्जा नाटो की आर्कटिक रणनीति को कहीं न कहीं मजबूत कर सकता है, जैसे थूले बेस से। लेकिन डेनमार्क के बिना नाटो गठबंधन कमज़ोर हो जाएगा। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो भले अमेरिकी नेतृत्व में नाटो की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, लेकिन नाटो का एक बहुत ही संस्थापक सदस्य, बहुत पुराना सदस्य जो है वो वहाँ से हट जाएगा, और नाटो देशों के आपसी जो हैं वो ट्रस्ट कमज़ोर हो जाएंगे। और उस ट्रस्ट के कमज़ोर होने से क्या होगा? ये जो सारे लड़ पड़ते थे किसी भी देश से, वो बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं। नाटो की आर्कटिक पॉलिसी 2014 से ही ग्रीनलैंड पर निर्भर है। अमेरिका का अलग कदम रूस को फायदा दे सकता है, जो आर्कटिक में सैन्य ठिकाना बना रहे हैं। आपसे सवाल जब पूछा जाएगा ना कि ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका कब्जा कर लेता है, या अगर जब तक आपका मेंस हो तब तक उसने कब्जा कर लिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं नाटो पर, तो वहाँ पर यही पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ सकता है। यदि अमेरिका सैन्य बल इस्तेमाल करता है, अनुच्छेद 5 का उल्लंघन होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। इससे नाटो विघटन की शुरुआत हो सकती है और नाटो का विघटन अर्थात चाइना एंड रसिया को फ्री हैंड मिलेगा कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश के साथ में कुछ भी सिक्योरिटी उत्पन्न होती है तो वहाँ पर यूएस और वेस्ट फोर्स जो है वो एक संगठित होकर के उसका जवाब देते थे नाटो के रूप में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। और आपको पहले ही जैसे मैंने समझाया, जो यूरोप का इलाका है, चाहे वो नॉर्दर्न यूरोप हो, ईस्टर्न यूरोप हो या वेस्ट यूरोप के भी कुछ हिस्से पर रूस के इन्वेजन का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही फोर्स था जो रूस को अभी तक रोक के रखता था, वो है नाटो। अगर वो विघटित हो जाता है तो उसके लिए फ्री हैंड जैसा स्थिति हो जाएगा। कई सारे और सदस्य देशों ने कहा है कि ये, ईयू ने भी कहा है ये अस्वीकार्य है, ब्रिटेन ने भी कहा है कि ये असमंजस वाली स्थिति है जिससे हमारे आपसी ट्रस्ट ही है ये कमज़ोर हो सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी ने भी इसका कहीं ना कहीं खंडन किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अमेरिका को। संभावित परिणाम क्या है, नाटो में 2 टियर सिस्टम बन सकता है, अमेरिका का समर्थन वाले और अमेरिका को अपोज करने वाले। अमेरिका के समर्थन से पोलैंड और बाल्टिक देश जो हैं वो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पर यूरोप समर्थक जो देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये अलग हो सकते हैं। इसके टूटने से वैश्विक चुनौती कहीं ना कहीं उत्पन्न होगी। अब आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे कि बाल्टिक देश किन तीन देशों को कहा जाता है। ऐसे कौन से 3 देश हैं जिन्हें बाल्टिक देश के तौर पर जाना जाता है। बाल्टिक ओशियन तो काफ़ी बड़ा इलाका है बंधुओं, ये पूरा बाल्टिक ओशियन है। ज़रा सा एक और मैप में हम लोग देखते हैं, बाल्टिक ओशियन है ये पूरा इलाका, लेकिन यहाँ पर 3 देश हैं छोटे छोटे, उन तीनों को ही बाल्टिक नेशन के तौर पर देखा जाता है। बाल्टिक सी तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन 3 देशों को ही बाल्टिक नेशन के तौर पर देखा जाता है। उनके नाम आप मुझे बताएंगे। बहुत आसान सवाल पूछा है, कोई ऐसा कठिन तो है नहीं। अब डेनमार्क के बारे में ज़रा देखते हैं। डेनमार्क नॉर्डिक देशों में आते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है इनको। बहुत विकसित होते हैं ये देश, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी इकोनॉमी वाले देश होते हैं, अर्थात यहाँ पर टैक्स का सिस्टम बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने 100 रुपये अर्न किए तो डायरेक्ट आपसे 30 या 35 रुपये सरकार ले लेती है, डायरेक्ट ले लेती है ना। और टैक्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से दुनिया के प्रमुख अमीर लोगों में आप किसी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के लोगों का नाम आप नहीं सुनेंगे। हालांकि यहाँ के लोगों की जीवन शैली HDI पैमानक के आधार पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस के आधार पर दुनिया में सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीवन बहुत खुशनुमा है। और चूँकि टैक्स इतना सारा ले लिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पर एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ही होता है, 100% फ्री होता है। घर यहाँ पर वहाँ के लोगों को फ्री में मिलता है। करप्शन यहाँ पर 0 है, शून्य करप्शन है। किसी अधिकारी ने अगर आपको घर प्रदान किया है तो आप उसको अगर फूल का गुलदस्ता भी देते हैं, एक बुके भी देते हैं, तो वो भी करप्शन में आ जाता है ना। तो इसके कारण से यहाँ पर करप्शन शून्य है। और इस पर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी अप्रॉक्स फ्री ही माना जाता है, कई सारे जगहों पर फ्री है। तो यानी कि लोगों का जीवन स्तर जो है यहाँ पर वो दुनिया का सबसे अच्छा जीवन स्तर होता है यहाँ के लोगों का। और अमेरिका में भी एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, दुनिया में सबसे कॉस्टली एजुकेशन अमेरिका में ही मौजूद है। लेकिन ये जो देश है यहाँ पर फ्री एजुकेशन होता है। सरकार जो होती है वो परिवार जैसे ट्रीट करती है अपने सभी निवासियों को, और रूल ऑफ लॉ है। सोशलिस्ट इकॉनमी वाले ये देश हैं। सोशलिस्ट इकॉनमी यानी कि वहाँ पर टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा होता है और पब्लिक वेलफेयर पर भी खर्च बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसी कारण से टैक्स वहाँ पर ज़्यादा लिया है। डेनमार्क चॉकलेट के लिए भी फेमस है, और भारत से पहले जब भारत का दुग्ध उत्पादन में नाम नहीं था तो डेनमार्क का ही चूँकि नाम था दुग्ध उत्पादन में। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में डेनमार्क का नाम शामिल होता है, आज भी टॉप के कंट्रीज में शामिल है जहाँ पर दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि यहाँ पर उच्च नस्ल की गायें पाली जाती हैं और उन गायों के दूध बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिसके कारण से, और खपत भी यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम है, जिसके कारण से यहाँ पर दुग्ध उत्पादन के लिए इस देश को जाना जाता है। चॉकलेट, दुग्ध और हथियार, 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है इसको। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक स्कैंडिनेवियाई देश है, या नॉर्डिक देशों में सबसे दक्षिण है। इसकी आधिकारिक भाषा डेनिश है। देश की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन का आपने नाम कहीं पर सुना है क्या? कुछ पढ़ा है आपने इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में कोपेनहेगन के बारे में?
कुछ पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा। कोपेनहेगन किस लिए नाम सुना है आपने? सुना हुआ तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या है। जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है, डेनमार्क एक संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख जो यहाँ के होते हैं वो कौन होते हैं? वो ब्रिटेन के जैसे राजा रानी ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार चुनी जाती है ना। लेकिन वास्तविक शासन संसद और प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, लेकिन देश के जो प्रमुख होते हैं ना, वो फिक्स हैं कि कौन इस देश के प्रमुख होंगे। ये सब चीज़ें तो आपको नहीं याद रखना है कि क्या क्या है। भूगोल अगर हम लोग देखें तो डेनमार्क मुख्य रूप से जटलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है और 400 से अधिक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, और यह समतल भूमि वाला देश है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो मॉलेहोज कहा जाता है उसको, जो 170.86 मीटर मात्र उसकी ऊंचाई है, यानी कि समतल भूमि वाला देश है, जिसकी सीमाएं बाल्टिक सी से एंड नॉर्थ अटलांटिक सी से लगती है। और इसकी भूमिगत सीमाओं के बारे में हम लोग जरा देखते हैं किन किन देशों से लगती है। दक्षिण में जर्मनी के साथ लगभग में सीमा है इसकी, और उसके अलावा समुद्री सीमा में अगर हम लोग देखें तो स्वीडन के साथ बाल्टिक ओशियन में इसकी सीमाएं लगती हैं। किलोमीटर याद नहीं करना है बंधुओं। नॉर्वे के साथ भी समुद्री सीमा लगती है, जर्मनी के साथ भी समुद्री सीमा और लैंड सीमा दोनों लगती है, पोलैंड के साथ भी समुद्री सीमा है, और यूके के साथ नॉर्थ सी में इसकी समुद्री सीमाएं लगती हैं। इसके लोकेशन को जरा हम लोग एक बार और देखेंगे, देन हम लोग आगे के टॉपिक पर चलेंगे। देखिए ये है इसका लोकेशन, ठीक है। जब ढेर सारा पैसे आप कमा लेंगे, पढ़ लिख के नौकरी करके, तब आप घूमने जाइएगा यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया। सोमनाथ मंदिर आपको पता है, एक दिन और मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, लेकिन आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल ये इवेंट हुआ है, तो इसके कारण से आज मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। लेकिन उस दिन मैंने गुजरात शैली पढ़ाया था आपको, आज हम लोग नागर शैली देखेंगे, ठीक है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनके लोकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं द्वादश ज्योतिर्लिंग में कौन से राज्य में सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग मौजूद है ना, तो बिहार में क्या है? बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार के विभाजन से पूर्व था। बैद्यनाथ धाम जो है वो बिहार में उस समय द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल था। फिलहाल वो झारखंड के पास में है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें 3 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 3 मौजूद हैं। महाराष्ट्र में 3 मौजूद हैं, एमपी में 2 हैं, यूपी में 1 है, बिहार में 1 है, तमिलनाडु में 1 है। इसी प्रकार से देखते हैं किन किन राज्यों में है। ये क्या है उत्सव यही था कि सोमनाथ मंदिर बनाया गया आज़ादी के बाद, 1026 में उसे लूटा गया था। ये 2026 है, 1000 वर्ष हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में यह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें विभाजनकारी फोर्सों से बचना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। विभाजनकारी फोर्स जो हैं वो समाज को बांटने वाले जो लोग हैं, जिसके कारण से सोमनाथ मंदिर का अटैक सफलता से संभव हो पाया था, उससे ज़रूर बचना चाहिए। अगर हम पूरे देश की शक्ति को एकजुट करके लड़ते तो इस प्रकार के आक्रांताओं को हराया जा सकता था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो गुजरात के प्रभास पाटन में आयोजित किया जा रहा है। इस बार तो 1000 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसलिए धूमधाम से हो रहा है, वरना हर साल 12 जनवरी के आसपास में होता है। यह पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और भारतीय स्वाभिमान की भावना को समर्पित है। 2026 में यह पर्व 11-12 जनवरी को मनाया गया, जिसमें मोदी जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। सोमनाथ मंदिर का इसका महत्व यही है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में शामिल है, और जब भी पश्चिम से हम पर अटैक हुए तो चूँकि पश्चिम सीमा के पास में सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही मौजूद था, इसके कारण से इसको कई बार लूटा गया, कई बार इसको तोड़ा गया। महमूद गजनबी ने इस मंदिर को विध्वंस किया था, 1026 ईस्वी में तोड़ दिया था। आधुनिक पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। नेहरू जी ने कोई मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध नहीं किया था। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, पॉलिटिक्स से अलग चीज़ें बात करना चाहिए, हमेशा ही समझने का प्रयास करना चाहिए। कंधे के ऊपर जो है ये घड़ा थोड़ी ना है, ये सोचने समझने के लिए दिया है। दोनों कान से सुन करके कोई आदमी क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है उसके लिए दिया गया है ना। तो कोई पंडित नेहरू ने बनाने का विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस देश के आज़ाद भारत के पहले सरकार हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा सेकुलर रहना और हमारे आचरण का सेकुलर होना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी देश का विभाजन हुआ है, वो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ है।
तो इसके कारण से एक प्रधानमंत्री का इस मंदिर के उद्घाटन में जाना सही नहीं होगा, इसलिए वो नहीं गए थे। उन्होंने इसके निर्माण का विरोध नहीं किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके उद्घाटन में भाग लेने गए थे, इसको भी आप याद रखिएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य क्या है? भारतीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत करना, मंदिर के विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और धीरज का संकेत देना, सोमनाथ को भारत का गौरव के रूप में स्थापित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। आप इसी पर अटके रहना, कोई कुछ भी बोले आप इसी पर अटके रहना। युवाओं में इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग यूथ अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री नॉट डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, हिस्ट्री के और कल्चर के बारे में यूथ को जागरूक करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण इसी प्रकार से होता है किसी भी देश का, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये उत्सव भी मनाया जाता है। प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास में आक्रमण और प्रतिरोध, इन्वेजन एंड रेसिस्टेंस, इसका एक प्रतीक माना जाता है कि किस प्रकार से आपके जो प्रतीक हैं उसको बार बार अटैक किया गया, लेकिन बार बार हमने क्या किया? प्रतिरोध करके उसे बनाने का काम किया। हिंदू गौरव शब्द काट दीजिएगा। राष्ट्रीय पुनरुत्थान का केंद्र माना जाता है। क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी सोमनाथ मंदिर ने लोगों को प्रेरित किया था, ऐसा कहा जा रहा है। वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? इन सब चीज़ों के स्किप करते हुए हम लोग नागर शैली पर आएंगे। नागर शैली जो है ये भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियों में से एक है, जो नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, बनाया जाता है। जो भारत है, भारत में देखिए विंध्य की श्रेणी है, विंध्य की श्रेणी से ठीक नीचे एक उड़ीसा का आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है ना बंधुओं, इसको कहा जाता है नागर शैली का इलाका। ठीक है, अब बिल्कुल साउथ में चले जाइए, दक्षिणतम स्थानों पर चले जाइए, तो इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और ये जो बीच में है ना, इसको कहा जाता है बेसर या बेसरा, बेसर शैली कहा जाता है, जिसमें नागर एंड द्रविड़ दोनों का मिक्सचर होता है। बेसर, बेसर का वास्तविक मतलब होता है खच्चर, खच्चर बोलते हैं उसको। घोड़े और गधे के मिलन से जो बनता है वो होता है खच्चर। तो उसी शब्द से वहीं से आया है मिक्सचर, मिक्सचर बेसर का मतलब मिक्सचर हुआ। नॉर्थ इंडिया के मंदिर समूहों की आर्किटेक्चर शैली एंड साउथ इंडिया के द्रविडियन शैली का जो मिक्स स्वरूप है, मिला जरो स्वरूप है, उसी को बेसरा शैली कहा जाता है। तो मंदिर निर्माण की शैली है। मंदिर निर्माण क्या आदिकाल से होता आया है? नहीं, जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास मैंने पहले ही बोला कि यूथ को हमेशा ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री से बचाना चाहिए। वेदों में मंदिरों की और मूर्ति पूजा का कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, हमें कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पहला जो मूर्ति निर्माण होता है भारत में, किसी हिंदू देवी देवता के नहीं है, वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति का है। उससे पहले हड़प्पा काल के हमें कुछ मूर्तियों का प्रमाण मिले हैं, लेकिन वहाँ पर मूर्ति पूजा होता था इस प्रकार के हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन हमें मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे पाशुपति की मूर्ति हमें मिली है। मूर्ति एक मिली है जिसमें एक योगी बैठा हुआ है, उसको हमने पाशुपति शिव का स्वरूप मान लिया है। तो वेदों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं किया गया बंधुओं। मंदिर और मूर्ति पूजा को बढ़ावा दरअसल में गुप्त काल से मिला है। गुप्त काल के दौरान उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में या पूरे भारत में ही, पूरे भारत में पहली मंदिर की शैली का निर्माण होता है, जिसे बहुत ही छोटे से मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर का तात्पर्य क्या है कि अब देवता स्वर्ग और इत्यादि लोकों से उतर करके हमारे बगल में अपना घर बनाकर रहने आ रहे हैं। मंदिर का प्रतीक यही होता है। जिस प्रकार से हम इंसान अपने घर में रहते, उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम गॉड है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो हमारे समीप रहने आ रहे हैं। कुछ धर्मों ने इसको मंदिर का स्वरूप दे करके वहाँ पर रखा, जबकि बाकी धर्मों ने मंदिर का स्वरूप दे करके मूर्ति बना करके पूजा नहीं की। तो ये मंदिर का तात्पर्य यही होता है बंधुओं। तो इसलिए पहली मंदिर की शैली जो है वो गुप्तों के पीरियड में हमें हिंदू मंदिर की शैली देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में कब मिलती है? तो पल्लवों के शासनकाल में हमें सोर टेम्पल इत्यादि का निर्माण जो है, द्रविडियन शैली की शुरुआत जो है वो पल्लवों के शासनकाल में देखने को हमें मिलती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सब सवाल प्रीलिम में पूछे जाते हैं। फिर लेकिन द्रविड़ जो है शैली, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ये
किसके समय में होता है, तो ये चोलों के पीरियड में हमें देखने को मिलता है। चोलों ने भव्य मंदिर बनाए, इतने भव्य मंदिर बनाए कि वो देख करके हमें महसूस नहीं होता है कि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। जिसमें आपने एक सुना होगा चोल मंदिर का नाम, जिसको राजराज प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, उसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया, जिसको तंजौर का मंदिर कहा जाता है। तो ये जो मंदिर हैं अलग अलग, ये मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं होते थे, बल्कि जो भी मंदिर स्थापित किए गए वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को सेव करने के लिए स्थापित किए गए। जैसे होता क्या था, जैसे कई सारे राजाओं ने निर्माण किया, राज्य में अकाल आपदा पड़ गया तो मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। मंदिर का निर्माण होते ही क्या होगा, उसके इर्द गिर्द मार्केट और लोगों का आवागमन शुरू होगा। तो इससे क्या होगा, राज्य में आर्थिक एक्टिविटी ग्रो करती थी। इसके कारण से भारत के राजाओं ने, सभी राजाओं ने किसी न किसी धर्म से संबंधित बहुत बड़े स्तर के मंदिरों का निर्माण किया। जैन के मंदिर, बुद्ध के मंदिर, सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर, सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो ये क्या हो गया, मंदिर का महत्व मैंने आपको समझाया है। अब जरा नागर शैली के बारे में देखते हैं हम लोग। भारतीय मंदिर वास्तुकला में सबसे प्रमुख है, व्यापक शैलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा के कुछ भाग में विकसित हुई। 6वीं से 13वीं शताब्दी तक अपने चरम पर रही। नागर शैली को शिखर प्रधान मंदिर शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मुख्य लक्षण ऊंचा और वक्राकार शिखर होता है। ये ऊंचा, ये उड़ीसा का मंदिर है, ये खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का एरिया का मंदिर है। देखिए कितना सुंदर है। ये स्टेप वाइज में आपको दिखेगा, अलग अलग जो इसके पार्ट है ना, इसके नाम पूछे जाते हैं, इसके नाम पूछे जाते हैं। महामंडप होता है, मंडप होता है, शिखर होता है, कलश होता है। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। जो मंदिर की शैली है ये क्या है, तो नॉर्थ इंडिया में आपको प्राचीन मंदिर कम दिखते हैं। नॉर्थ इंडिया में कम क्यों दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड और उससे पहले के इन्वेजन के दौरान बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, जिसके कारण से नॉर्थ इंडिया में प्राचीन मंदिर आपको कम दिखते हैं। गुजरात के कुछ भागों में दिखेंगे आपको, वो भी उसका पुनः निर्माण हुआ है। नहीं तो उड़ीसा, भुवनेश्वर को मंदिरों का सिटी कहा जाता है, तो उड़ीसा में आपको दिखता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पुराने मंदिर मौजूद रह गए। वहाँ पर भी तोड़ा गया लेकिन फिर भी कुछ रह गए। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं तोड़ पाए वो, या फिर वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण से दक्षिण में आज भी प्राचीन मंदिर आपको हज़ारों वर्ष पुराने मिल जाते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है। जो मिलता भी है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, इसके मुख्य विशेषता में पहला होता है शिखर, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ऊंचा, वक्राकार और लगातार संकुचित होता हुआ, इसको शिखर कहा जाता है बंधुओं। शिखर के शीर्ष पर आमलक, आमला के आकार का पत्थर, और उसके ऊपर कलश होता है। फिर होता है गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवता निवास करते हैं। पंचायतन शैली होता है, 5, पंचायतन का मतलब 5, पंच 5, ठीक है। 4 गौण देवता, बीच में एक मुख्य देवता निवास करते हैं। नागर शैली के मंदिरों में मुख्य रूप से यही होता है। आपने भी देखा होगा, किसी मंदिर गए होंगे तो मुख्य देवता के मूर्ति वाला कक्ष होता है, जो आमतौर पर वर्गाकार होता है, इसी गर्भगृह कहा जाता है। मंडप, प्रवेश कक्ष या सभा कक्ष, जो गर्भगृह से जुड़ा हुआ होता है। मंडप जैसे ये शिखर हो गया, तो यहाँ पर ये मंडप हो गया, ठीक है, ये प्रवेश द्वार है। तो इस प्रकार से होता है। महामंडप एक बड़ा सभा कक्ष होता है। अंतराल, गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा सा कक्ष होता है। मुख्य मंडप प्रवेश द्वार वाला मंडप होता है। प्रतिहार और भित्ति चित्रण, मंदिर के चारों ओर छोटे मंडप, दीवारों पर जटिल नक्काशी, देवी देवताएं, अप्सराएं और पौराणिक दृश्य भी बनाए जाते थे। भूमि योजना आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार, लेकिन शिखर की वजह से ऊपर से त्रिकोणीय दिखाई देता है। शिखर के कारण से ऊपर से देखेंगे तो त्रिकोण दिखाई पड़ता है, त्रिकोण दिखाई पड़ता है। नागर शैली के विकास के चरण को देखेंगे तो प्रारंभिक चरण सरल शिखर, कम ऊंचाई वाला, छोटे मंदिर बने हैं। इस प्रकार से चौकोर मंदिर बने हैं। जैसे दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश में है, कानपुर के पास में है ये जगह, तो वहाँ पर है, जो गुप्तों के द्वारा बनाए गए पहले शैली के मंदिरों में से एक है। ये पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम में कि गुप्तों की शैली के निम्न से कौन सा उदाहरण है। 68 बीपीएससी में पूछा गया है, या 69 में। मंदिर शैली से ये सवाल बीपीएससी प्रीलिम पूछो, यूपीएससी में तो पूछा ही जाता है। बीपीएससी प्रीलिम में ये सवाल पूछा गया देवघर वाला, जाकर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा।
परिपक्व नागर शैली, ऊंचा और जटिल शिखर, जैसे खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को लोग गलत चीज़ों से जोड़ ले जाते हैं। खजुराहो के मंदिर में अगर 100 मंदिर हैं तो उसमें से 10% से कम भागों पर ही कामुक चित्रों को बनाया गया है। कामुक चित्रों को क्यों बनाया गया है? क्योंकि वात्सायन, ऋषि वात्सायन जिनको कहा जाता है, उन्होंने कामसूत्र की रचना की थी, जिससे प्रेरित होकर के वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। उत्तरकालीन नागर जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी, ये बहुत जटिल नक्काशी होता है। कई छोटे शिखर जैसे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सोमनाथ मंदिर आधुनिक रूप में आप इसे मान सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में ही किया गया है। प्रमुख उदाहरण जैसे खजुराहो मंदिर समूह है, चंदेल वंश द्वारा निर्मित है, विश्व धरोहर में शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में। कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध, ऊंचा शिखर और जटिल नक्काशी। कोणार्क सूर्य मंदिर नागर शैली का अनूठा रूप, रथ के आकार में। सोमनाथ मंदिर गुजरात, बार बार विध्वंस के बाद पुनर्निर्मित आधुनिक नागर शैली का यह उदाहरण है। ओसिया का जैन मंदिर राजस्थान प्रारंभिक नागर शैली के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। द्रविड़ शैली से अंतर, शिखर में अंतर होता है। नागर में वक्राकार शिखर होता है, द्रविड़ में पिरामिड नुमा शिखर होता है। जैसे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। और उसके अलावा जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं वो बहुत बड़े प्रांगण में घिरे होते हैं, उसमें तालाब होता है और बहुत ही बड़ा नंदी बैठा होता है बाहर में, जबकि ये नागर शैली में तालाब और इस प्रकार के प्रांगण बहुत बड़े निर्माण नहीं किए जाते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में हम लोग बस लोकेशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, नहीं तो फिर उसको अगले वीडियो में करना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। इसी प्रकार से हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। क्यों बनाया गया था ये? तो चूँकि जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, उनके द्वारा इन्हें स्थापित किया गया था भारत में। जब बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी है, बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट जो धर्म है, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको उन्होंने डिबेट के जरिए बार बार जगह जगह पर शास्त्रार्थ आयोजित किए जाते थे, उसके ज़रिए उन्होंने पराजित करके फिर से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, फिर से उसे स्थापित किया भारत में उन्होंने। और उसी के ज़रिए उन्होंने अलग अलग जगहों पर सैविज़म को फैलाने के लिए, चूँकि सैविज़म जो है ये हिंदू धर्म में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान आप मान सकते हैं हिस्सा है, जिसमें पूजा पाठ के लिए कुछ भी की चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जल के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं, जो सभी के पास अवेलेबल होती है और सभी जगहों पर अवेलेबल होती है। तो उन्होंने देश के अलग अलग 12 जगहों पर भगवान शिव से जुड़े हुए लिंगों की स्थापना की, और उसके अलावा 4 मठों की भी स्थापना की उन्होंने। 4 मठों की भी स्थापना की। एक है काशी जोशी मठ, एक है गुजरात में, एक है पुरी में, और एक है श्रृंगेरी कर्नाटका में। तो ये मठों की भी स्थापना उन्होंने की थी। इसको कहा जाता है सांस्कृतिक एकीकरण। क्या कहा जाता है बंधुओं? सांस्कृतिक एकीकरण भारत का उन्होंने धर्म का उपयोग करते हुए किया, जिसके जरिए भारत में फिर से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। तो ये 12 अलग अलग हैं, जिसमें उत्तराखंड में एक है केदारनाथ, यूपी में एक है विश्वनाथ, झारखंड में एक है बैद्यनाथ, और उसके अलावा महाकाल और ओमकारेश्वर जो है ये एमपी में है। उसके अलावा जो 3 हैं वो महाराष्ट्र में हैं, 2 जो हैं वो गुजरात में हैं, एक आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन, और रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है? किस राज्य में कितने मौजूद हैं ये पूछा जा सकता है। कल्चर के हिस्से में मंदिर शैली से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर से गुफा शैली से सवाल बीपीएससी मेंस में एक पूछा गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कैलाश महामेरु प्रसाद शैली क्या है ये? तो हिंदू मंदिर स्थापत्य की विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से चालुक्य सोलंकी जो गुजरात में शासन करते थे उनसे संबद्ध है। यह शैली विशेष रूप से पश्चिम भारत में, खासकर गुजरात में बहुत विकसित हुई थी, इसीलिए इस शैली के बारे में मैंने अलग से यहाँ पर बताया है, क्योंकि गुजरात स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कैलाश महामेरु प्रसाद शब्द मंदिर के उस भव्य संरचना को आह्वान करता है जो कैलाश पर्वत शिव का निवास, मेरु पर्वत हिंदू ब्रह्मांडीय कल्पना का ब्रह्मांडीय पर्वत माना जाता है, ब्रह्मांड में मौजूद पर्वत मेरु पर्वत, और उच्च भव्य शिखर के रूप में इसकी परिकल्पना की गई। इसी से इस शैली को नाम मिला है। प्रमुख स्थापत्य जो है वो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का नागर शैली का एक उप शैली के रूप में गुजरात शैली को हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में सोमनाथ मंदिर जो है वो इस शैली से प्रभावित माना जाता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू मर्ज एग्री स्कीम। 3 स्कीम को गवर्नमेंट मर्ज कर रही है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। थैंक यू सो मच।